तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन से स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कौन से स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके सारे कार्बन पे यूनिफॉर्म सिमेट्री है, तो सारे कार्बन पे यूनिफॉर्म कार्बन की डेंसिटी है। अब मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर फिनॉल लग जाए, ठीक है, फिनॉल मतलब OH ग्रुप लग जाए, तो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगने से OH ग्रुप अपना लोन पेयर रेजोनेंस से डोनेट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से रिंग पे चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। ठीक है, और ना सिर्फ बढ़ जाती है बल्कि कुछ स्पेशल सेंटर हैं वहां पर रिलेटिवली ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी परमानेंट इफेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं कहता हूं कि मान लो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और मेटा पे कम है, तो ये परमानेंट चीज है। उस फिनॉल के मॉलिक्यूल में OH के ऑर्थो या पैरा पे जब भी कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज आएगी तो हमेशा ऑर्थो और पैरा में भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो आगे हम जब उसके रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यार फिनॉल ना हमेशा जब मान लो क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो हमेशा 2 क्लोरोफिनॉल दे देता है, कभी 3 क्लोरोफिनॉल नहीं देता। तो अल्टीमेटली वो सारी चीज किसी से डिपेंड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जहां पर जो उन्होंने रेजोनेंस दिए वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम लोग पहले इंडक्टिव में कह रहे थे, वो चीजें जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देती हैं, और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो चीज रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। स्पेसिफिकली हम लोग ये बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, और इनके रिएक्शन आगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वहां पर सॉरी। तो ये कह रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास इन्होंने एक डायग्राम बनाया NH2 ग्रुप का। ठीक है, NH2 बनाया, पर टिपिकली कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे NH2 है, जैसे OH है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई भी चीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, जब बेंजीन रिंग जैसे किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पर लगा होगा, कॉन्जुगेटेड मतलब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, तो कह रहे हैं इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दिस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, डिस्प्लेसमेंट मेक्स सर्टेन पोजीशन इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाई कंसंट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इफेक्ट इन एनिलीन इज शोन एज। तो देखो ये एनिलीन है, इसके पास लोन पेयर था। जब लोन पेयर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आया, ठीक है, तो जो एनिलीन वाले ग्रुप वाला कार्बन है उसको C1 कहूं, तो C1 और C2 के जो बॉन्ड के बीच का बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन C1 पे चला गया, सॉरी C2 पे चला गया। यानी कि जो ऑर्थो वाला पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। ये देख रहे हो। अब जब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो बढ़ी थी वो C2 और C3 के बीच में ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, तो C3 C4 के बीच का जो इलेक्ट्रॉन था वो C4 पे चला गया, तो C4 पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। और फिर ये जो C4 वाला नेगेटिव चार्ज था ये C4 C5 के बीच में आया, तो C5 C6 के बीच का बॉन्ड C6 पे चला गया। तो जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना तो एनिलीन के ऑर्थो वाली दोनों पोजीशन और पैरा वाली पोजीशन, यानी कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ का हो, या दूसरी तरफ से वो सेकेंड हो गई, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। अब ये बात खाली एनिलीन के लिए नहीं है, ये फिनॉल के लिए OH, ठीक है, ये क्लोरीन जो भी हैलोजेंस हैं उनके लिए है, या फिर OR जैसे ग्रुप है। ठीक है, मतलब जहां पर भी जो साइड में ग्रुप X लगा है, अगर उसके पास डॉट डॉट करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उन सारी चीजों के ऊपर है। न सिर्फ इनके ऊपर बल्कि आगे चल करके देखेंगे कि जो मिथाइल जैसे ग्रुप हैं वो एक काम करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि रेजोनेंस से अलग है, लेकिन उनमें भी मोर और लेस ऐसा ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये सब ग्रुप जो हो गए वो +R वाले हो गए। अब कह रहे हैं भाई नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेना।
ठीक है। तो लोग कहते हैं कि जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बगल में, ये तो इन्होंने कहा कि द इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एटम और सब्सिक्वेंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मैं इसमें चीज़ें तुमको याद दिला दूं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बगल में कोई सिग्मा बॉन्ड से ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हो, और फिर उसके बगल में डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो। तो यहाँ पर एन डबल बॉन्ड हो तो है ही है, लेकिन जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड हो होता, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मतलब बगल में अगर मैं n और o को देखूं या x और y मान लूं इनको, तो x डबल बॉन्ड y में y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। या यहां पर n डबल बॉन्ड o में ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो वो नीचे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब उसने C1 और C2 के बीच का बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया तो C2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर ये अपने हाथ से बना के देखना होगा, दूसरे के बताए कभी याद नहीं आता कि जब C2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो C3 और C4 के बीच का बॉन्ड पेयर C2 C3 पे आ जाएगा, तो C4 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर जब C4 के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए C5 C6 के बीच का पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर इधर आ जाए, बॉन्ड पेयर नीचे आ जाएगा, तो C6 पे जो कि एक्चुअली C2 है उस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रो जैसा ग्रुप क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और पीछे एनिलीन जैसा ग्रुप जो था, NH2 जैसा ग्रुप जो था, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे चल करके हम देखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था कि अगर मान लो मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूं तो फिनॉल जैसी चीज के क्लोरीनेशन पे ऑर्थो क्लोरो और पैरा क्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि नाइट्रो के क्लोरीनेशन पे मेटा प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर मान लो Cl+ बन करके कहीं पे आ रहा है तो हमेशा कहां जाएगा, जहां पर या तो नेगेटिव चार्ज हो, और या अगर नेगेटिव चार्ज ना हो तो कम से कम पॉजिटिव चार्ज तो ना ही हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। तुम लोग ये बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक छोटी सी टेबल बना दी। तो देखो +R इफेक्ट में कौन सी चीजें आई, OH लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, OR लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, फिर एस्टर OCOR, मतलब एस्टर के दो एंड हैं, C डबल बॉन्ड O और O, तो C डबल बॉन्ड O से नहीं, O वाली साइड जब जुड़ा होगा तो एस्टर NH2 या NH2 के डिफरेंट डेरिवेटिव, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन, या एमाइड क्या है, NHCO है, तो NH वाली साइड से जब जुड़ा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये सब +R इफेक्ट शो करेंगे। अब -R में क्या हो गया, एसिड C डबल बॉन्ड O OH, तो क्या हुआ, X डबल बॉन्ड Y, जहां पे Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, इन सब में क्या स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है ना सीधे, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज अपनी तरफ ले जाएगा। ऐसे साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रो में N डबल बॉन्ड O, ये सारे -R इफेक्ट वाले, ठीक है। तो फिर क्या बात है, अगर X डबल बॉन्ड Y लगा है जहां पे Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने देगा। हाँ, +R इफेक्ट में जो है ये NHCOR, इसमें ऑक्सीजन नहीं खींचेगा, नहीं भैया, क्योंकि NH के पास लोन पेयर है ना। अब अगर खींचेगा ऑक्सीजन, खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, तो NH का खींचेगा, ठीक है, वो रिंग से नहीं खींचेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे कंपेयर करना हो NH2 और NHCOR, तो NH2 जो है उसका +R इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा और NHCOR का खराब होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इसमें खाली बेंजीन रिंग पे जा रहा था, अब उधर ऑक्सीजन भी खींचने लगेगा तो उधर थोड़ा चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। और आगे चल करके इससे हम रिएक्टिविटी कंट्रोल करेंगे, आगे चल करके इन सब चीजों पे रिएक्शंस हैं, तो जब समय आएगा तो पता चलेगा। बट चूंकि NH के ऊपर पास लोन पेयर है, इसलिए वो बेंजीन रिंग को देगा ही, उससे लेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये जो हमने एग्जाम्पल दिया वो बेंजीन रिंग के लिए दिया, लेकिन ये किसी भी तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे उन्होंने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन भी एक तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 4 कार्बन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वहां पर भी
इसी तरीके से रेजोनेंस की वजह से, मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन है और उस पर सब्सटीट्यूशन कर दें NO2 का या OH का, तो इस तरीके के गड़बड़ रिजल्ट दिखाएंगे। सो विल कम टू दैट जहां पे भी कभी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ये जो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट थे ये परमानेंट इफेक्ट थे। परमानेंट इफेक्ट का मतलब कि क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचे हुआ है। बेंजीन रिंग पे OH है तो अपना लोन पेयर रिलेटिवली दिए हुआ है, या NO2 है तो खींचे हुआ है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपने आप में एक तरह का टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, मान लो मेरे पास एक C डबल बॉन्ड C है, तो दोनों कार्बन है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कहते हैं अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं भी है, फिर भी अगर C डबल बॉन्ड C में कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट आ जाए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो उसकी तरफ वाला कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, ठीक है, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, तो अपोजिट वाले कार्बन के पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि वैसे तो ये C डबल बॉन्ड C ए पोलर था, लेकिन H+ की प्रेजेंस की वजह से लेफ्ट वाला कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट वाला थोड़ा सा नेगेटिव, पोलराइजेशन हो गया। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रादर ये +E इफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे खींच दिया, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट डायग्राम भाई देखो उल्टा बना दिया, ठीक है। इस डायग्राम में जैसा बना है इसके हिसाब से देखें तो Cn- राइट से नहीं आया है, Cn- लेफ्ट से आया है, ठीक है ना। मतलब जहां भी Cn- आएगा उससे दूर वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा यहां दिखाया, थोड़ा गड़बड़ दिखाया, दोनों तो आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। नहीं Cn- तो नेगेटिव ही है, लेकिन ढंग से एरो उल्टा बना करके इधर जैसा जहां हाइड्रोजन लगाया था वहां साइनाइड लगा देते, और पीछे वाले लेफ्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा देते, या साइनाइड को लेफ्ट से ले आते तो सेम रहते बात, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसा इन्होंने बनाया है, ये साइनाइड राइट से नहीं आ रहा है, साइनाइड लेफ्ट से आता हुआ देखो। जब साइनाइड लेफ्ट से आया तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो राइट की तरफ भाग गया और वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जैसे CH जुड़ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ठीक। अब इन्होंने एक छोटी सी लाइन बताई कि व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इंडक्टिव के हिसाब से एक तरफ जाना चाहिए था और इलेक्ट्रोमेरिक के हिसाब से दूसरी तरफ जाना चाहिए था, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रिडोमिनेट्स, ठीक है। ये दोनों में रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, ठीक है। नॉर्मली कहीं किताब में पीछे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, चलो ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो जब रेजोनेंस होता था तो उसमें क्या होता था कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट रहते थे और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाते थे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन, इट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to a carbon with an unsaturated p orbital, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कहीं पर भी p ऑर्बिटल के बगल में CH सिग्मा बॉन्ड है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे भी एग्जांपल दिखाते हैं। देखो उन्होंने एग्जांपल यहां पर क्या लिखा, इथाइल कैटायन की बात करी, ठीक है। तो इथाइल कैटायन में क्या है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं, ठीक है। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। हाँ, तो जो CH का सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, CH का जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड हाइड्रोजन को छोड़ करके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है।
तो 12.4a में बहुत अच्छे से बात समझ में नहीं आ रही है। उसके नीचे देखो तो क्या हुआ, ये था मिथाइल ग्रुप था जिसमें CH3 CH+ था। अब एक CH का बॉन्ड टूट गया, H+ बन गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बन गया। तो रेजोनेंस जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहा है, पर दो बातें हैं रेजोनेंस से इसमें अलग। पहली बात तो क्या है कि रेजोनेंस में खाली पाई वाले बॉन्ड डीलोकलाइज होते थे, यहाँ पे CH सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया, ठीक है। दूसरी बात है रेजोनेंस में हमेशा क्या होता था, बॉन्ड बना रहता था, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बना रहता था। यहां पर इस समय देखो H+ और C के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक वर्ड यूज कर लेते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अब क्या होगा कि जितने ज्यादा ऐसे डोज, जैसे पहले मैं बात कर रहा था रेजोनेंस में, वैसे यहां पे बात होगा कि मान लो जैसे इथाइल है, तो इथाइल कार्बोकैटायन में 3 हाइड्रोजन है जो H+ दे सकते हैं, बिकॉज मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा डोनर होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही मजबूत होगा, बिकॉज मतलब उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इन्होंने एक छोटी सी बात कही, ये कह रहे हैं इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम द ग्रेटर इज हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरैक्शन स्टेबलाइजेशन ऑफ कैटायन। दस वी हैव टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, में पीछे भी इंडक्टिव से भी यही इफेक्ट पड़ा था, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन, ये जो बीच वाला कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल विच इज मोर स्टेबल देन इथाइल विच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। तो हो क्या रहा है देखो, टर्शरी ब्यूटाइल में कितने हाइड्रोजन है जो अपने लोन पेयर दे सकते हैं, ऋषभ बताओ। लोन पेयर तो नहीं, मतलब बॉन्ड पेयर, गलत बोल गया। 3 मिथाइल ग्रुप है इसलिए 9 हाइड्रोजन है। ये तो देखो C+ के बगल में 3 मिथाइल लगे ना, और हर मिथाइल के पास 3 CH बॉन्ड है, तो यहां पर हाइड्रोजन 9 हैं ऐसे जो अपना बॉन्ड पेयर उधर पास कर देंगे कि भाई तुम C डबल बॉन्ड C बना लो, हम H+ बन करके रह लेंगे, ठीक है। तो चूंकि 9 है इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है। अब आइसोप्रोपाइल में क्या है, CH वाला H नहीं करेगा क्योंकि तो उसी कार्बन पे है ना, लेकिन जो साइड में दोनों मिथाइल लगे हैं उनके जो 6 हाइड्रोजन हैं वो अपना H+ बना करके C डबल बॉन्ड C बना लेंगे। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। मिथाइल इथाइल में खाली एक मिथाइल साइड में लगा है तो 3 हाइड्रोजन है, और मिथाइल में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, और फिर इसी सीक्वेंस में मिथाइल लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो एल्कीन्स हैं उनमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये कह रहे हैं, देखो नीचे इन्होंने डायग्राम दिया, ऊपर 12.4b में भी दिखाया है, पर उससे अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है कि सपोज करो मेरे पास प्रोपीन है, तो C डबल बॉन्ड C है और इसके बगल में मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल के जो तीनों CH बॉन्ड हैं वो अपना बॉन्ड पेयर पास करेंगे, तो यहां पर C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, और दूसरे वाले कार्बन पे, मतलब तीसरा वाला कार्बन जो राइट वाला सबसे कार्बन है उस पर C- बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम आगे चल करके देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रोपीन है, ठीक है, आगे चल करके इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये प्रोपीन है और प्रोपीन पे मान लो मैं HBr का अटैक कराता हूं, ठीक है। किस चीज का? HBr का। तो H+ और Br- HBr, चूंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है तो उस पर क्या होता है, पहले H+ आकर के अटैक करता है। अब बताओ, जो राइट के 2 कार्बन है, एक बीच वाला एक सबसे राइट वाला, अगर H+ आकर के अटैक करे तो कहां पर अटैक करेगा? राइट वाले पे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है ना। तो नेगेटिवली चार्ज नहीं, बट सिर्फ पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है, और चूंकि वहां पर हाइड्रोजन आएगा तो ब्रोमीन कहां आकर के अटैक करेगा? बीच वाले कार्बन पे, ठीक है। तो
तो हम पाते हैं कि जब हम प्रोपीन को HBr से रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा 2 ब्रोमोप्रोपेन ही, हमेशा तो नहीं मतलब ज्यादा अमाउंट में, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है 2 ब्रोमोप्रोपेन होता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं होता है। तो जब मैं तुमसे कल को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा और मैं कहूंगा भाई प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, ठीक है, तो तुम बताओगे कि सर ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, ठीक है। या मैं तुमसे पूछूंगा कि इफ प्रोपीन रिएक्ट विद HBr विच इज अ मेजर प्रोडक्ट, तो तुम कहोगे सर 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, बिकॉज जब H प्लस आकर के अटैक करेगा तो पहले H प्लस अटैक करेगा तो क्या बनेगा कार्बोकैटायन, तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है ना, बीच वाले कार्बन पे जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है, और साथ ही साथ ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा वहीं पे हो रहा, ठीक है। अगर सर दोनों के जहां पर भी कंफ्यूजिंग चीज, जहां पर भी क्या कहते हैं कंफ्लिक्टिंग चीजें हैं, उनमें से कोई एक बार ज्यादा पावरफुल होगा, वो सवाल तुमसे या तो नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो अभी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा सर, तो फिर जो है LiH में Li करेगा ना टैग? LiH के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर वो करेगा तो Li ही करेगा, ठीक है ना। वो बात दूसरी है कि LiH का ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़ते नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो उन्होंने लास्ट लाइन देखो लिख दी, द हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो अभी पूछने लगे कि एक्सप्लेन व्हाई टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इथाइल एंड CH3 प्लस इज लीस्ट स्टेबल। तो टर्शरी ब्यूटाइल में 9 हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, इथाइल में 3 ही है, जबकि मिथाइल में कोई भी नहीं। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है बेटा 12.7.10 इन्होंने बड़ी ही छोटी सी 4 लाइनों में लिख करके दे दिया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। लेकिन जैसे तुम लोगों के सिलेबस में अगर हम LN वाला सिलेबस देखें तो इन्होंने तो बड़े अच्छे से बात कह दी कि भाई हम लोग इसके बारे में आने वाले चैप्टर में और उसके बाद क्लास 12 में पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट होने वाला है उसमें ये चीज़ आने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल सबका एक एक करके देख लेंगे ताकि एटलीस्ट पता हो सब्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें किस तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एडिशन क्या है, उसमें किस तरह के एडिशन होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम ये क्लास बंद कर रहे हैं और इसको क्या कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली NCERT में नहीं है, तो इसको वीडियो में इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे बेसिकली 4 ग्रुप ऑफ रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक चीज हट करके दूसरी चीज लग गई। दूसरा है एडिशन, ठीक है, जिसमें कोई चीज आकर के जुड़ गई। एलिमिनेशन का उल्टा है। रीअरेंजमेंट के बहुत ज्यादा एग्जांपल हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी कई तरीके के हो सकते हैं, तो हम लोग अभी उसके मेजर एक एक एग्जांपल पढ़ ले रहे हैं, बाकी डिटेल में तो पढ़ते जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के 3 है। फ्री रेडिकल, ठीक है, क्या हुआ, मेरे पास कोई हेलोजन थी क्लोरीन, ठीक है, इसको मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज किया तो ये Cl डॉट प्लस Cl डॉट में बन गई, ठीक। अब Cl डॉट किसी मीथेन जैसी चीज के पास गई और उसका हाइड्रोजन खा गई, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 डॉट प्लस HCl, ठीक है। अब ये CH3 डॉट क्या करेगा, किसी क्लोरीन के पास जाएगा और उसका क्लोरीन खा जाएगा और वापस Cl डॉट बना देगा, ठीक है। Cl डॉट का मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक ऐसा क्लोरीन जिसका होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। होमोलिटिक मतलब जो बॉन्ड पेयर था वो दोनों ने एक एक ले लिया है,
तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, हाईली रिएक्टिव है, लेकिन अनचार्ज है। अनचार्ज होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास कम है ना, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो Cl डॉट बना, उसने हाइड्रोजन से HCl लिया, CH3 डॉट बना, CH3 डॉट ने क्लोरीन के साथ CH3Cl बनाया प्लस Cl डॉट बनाया। Cl डॉट चूंकि रीजनरेट हो गया, इसलिए ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये मल्टीपल स्टेप्स में चल सकते हैं। यानी कि फिर Cl डॉट किसी दूसरे मीथेन के पास जाए और उससे CH3Cl बना ले, और फिर Cl डॉट बना ले, फिर तीसरे के पास जाए, चौथे के पास जाए। ठीक है, तो ये जो पहला वाला स्टेप है इसको चेन इनिशिएशन कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, इसमें शुरुआत है रिएक्शन की। ये दूसरा वाला स्टेप है, इसको चेन प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक, बिकॉज ये अब चेन लगातार चलती रही है, Cl डॉट फिर दूसरे CH4 को से H डॉट ले लेगा और फिर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और इस तरह से CH3Cl बनता रहेगा। आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं CH3Cl बने, हो सकता है अगली बार Cl डॉट से CH3Cl से H ले ले तो CH2Cl2 बन जाए, फिर एक और ले ले तो सब्स्टिट्यूशन का क्या है, जरूरी थोड़ा CH4 पे ये सब्स्टिट्यूशन करे। सब्स्टिट्यूशन तो CH3Cl पे भी हाइड्रोजन हटा के Cl लगा सकता है, तो CH2Cl2 बन सकता है। जब CH2Cl2 बनने लगेंगे तो धीरे धीरे उसके हाइड्रोजन हटा करके CHCl3 बना लेगा, CCl4 बना लेगा। तो डिपेंड करेगा कितना क्लोरीन है, कितना मीथेन, उसके रेशो पे और रिएक्शन कंडीशन डिपेंड करेगा। तो चेन प्रोपोगेशन हो गया। इन दोनों रिएक्शन को अगर नेट सम करें तो ये Cl डॉट ये Cl डॉट कट गए, ये CH3 डॉट ये CH3 डॉट कट गए, और मेरा रिएक्शन क्या हुआ, CH4 प्लस Cl2 ये CH3Cl प्लस HCl। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन का हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, दो Cl डॉट आपस में मिलकर के क्लोरीन बना लेते हैं। कभी कभी क्या हो जाए, Cl डॉट और CH3 डॉट आपस में मिलकर के CH3Cl बना लेंगे, या CH3 डॉट और एक और CH3 डॉट मिलकर के आपस में C2H6 बना लेंगे। इसको बोल देते हैं भैया मेरी चेन टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, चेन चलाई थी हमने, इनिशिएट की थी, प्रोपोगेट करते करते टर्मिनेट। ठीक, रब कर दूं, ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरा खेल हुआ, क्या होगा भैया, कौन सब्स्टिट्यूशन, दूसरा अटैकिंग एजेंट ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये टिपिकली बेंजीन रिंग में होता है। ठीक, तो जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक है, बल्कि एक मिनट इसको रोक देते हैं। जैसे हमें बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे मैं NO2 लगाना चाहता हूं। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन बनाना चाहता हूं एग्जाम्पल के रूप में, बाकी तो किताब में बहुत एग्जाम्पल आएंगे। तो मैं नाइट्रो कैसे लगाऊं भाई, बेंजीन रिंग के पास 3 पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन रिंग बड़ा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो नाइट्रो अगर मुझे लगाना है तो हम लोग आगे चल करके देखेंगे, बेंजीन रिंग ना नेगेटिव चार्ज चीजों को पसंद नहीं करती, क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरे नेगेटिव चार्ज क्यों पसंद करेगी। तो मुझे बेंजीन के ऊपर कोई चीज कैसे भेजनी पड़ेगी, NO2 प्लस बना करके एक इलेक्ट्रोफाइल भेजना कर पड़ेगा। तो पता नहीं तुमको मैंने किसी एग्जाम्पल में बताया था कि नहीं, बताया ही था शायद तक, जब हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस पढ़ रहे थे कि HNO3 जो है जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 क्या करता है, इतना अच्छा एसिड है
कि वो HNO3 से OH माइनस ले लेता है, ठीक है। तो ये H2O प्लस HSO4 माइनस प्लस NO2 प्लस बना लेता है। तो ये OH और यहां का H प्लस मिलकर के वाटर बना लेते हैं और NO2 प्लस बन जाता है। अब NO2 प्लस अगर तुमको पता हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा बिहेव। N प्लस क्या है? कार्बन। तो NO2 प्लस कैसा होगा? N डबल बॉन्ड O प्लस। जब ये बेंजीन रिंग के पास जाएगा, मान लो ये बेंजीन रिंग है, तो यहां पर CH बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज हो और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए बैठा हो तो अच्छी बात नहीं ना। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन कहेगा इस कार्बन से कि भाई हमारे साथ बॉन्ड बना लो। तो दो स्टेप होंगे। पहले ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और मेरे पास एक चीज बनेगी, इसमें बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन और NO2 साथ साथ लगे हुए हैं और चूंकि ये वाला बॉन्ड यहां है इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये बात बता दूं, ये सब जो बातें हैं ना, ये बिना अपने हाथ से फुर्सत से बैठ के बनाए कभी आती नहीं है, ठीक ना। और फिर क्या है, मैं यहां पर भी क्योंकि इंट्रोडक्टरी सी क्लास दे रहा हूं इसलिए बता नहीं रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, फिर डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, ऐसे पूरी सेमी सर्कल में घूमता रहेगा। लेकिन ये वाले कार्बन पर नहीं घूम सकता क्योंकि ये अब sp2 हाइब्रिडाइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन ये बेंजीन रिंग कहेगी भैया हमारा तुमने जो सर्कल बन रहा था वो तुमने तोड़ दिया। तो हाइड्रोजन कहेगा चलो भाई तुम अपना सर्कल वापस बनाओ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन वापस देके चला जाता हूं। तो NO2 ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो बदले में हाइड्रोजन ने दे दिया, तो वापस से बेंजीन रिंग बन गई, इसके ऊपर NO2 लगा है और H प्लस बाहर आ गया, ठीक है। तो अच्छी बात थी भाई, अगर प्लस चार्ज रखना ही था तो NO2 प्लस क्यों रखे, H प्लस रखे, रिलेटिवली स्टेबल है उससे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन हटा करके NO2 लगा दिया। आगे चल करके देखेंगे कि इसी तरीके से हम क्लोरीन को एक खास तरीके से Cl प्लस और Cl माइनस में तोड़ देते हैं, तो Cl प्लस आकर के लग जाता है। हम मिथाइल क्लोराइड को CH3 प्लस और Cl माइनस में तोड़ देते हैं, तो CH3 प्लस आकर के लग जाता है, ठीक है। तो तमाम तरह के प्लस वाली चीजें, तमाम तरह के इलेक्ट्रोफाइल आएंगे और हाइड्रोजन से कहेंगे यार तुम H प्लस लेकर के निकलो, हमको यहां पर लग जाने दो। ये क्या एग्जाम्पल हो गया, सब्स्टिट्यूशन बाय अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है सर। हाँ सर ऐसा जरूरी थोड़ी कि पैरा पोजीशन पे भी अगेन अभी तो भैया एक ही लगा, पैरा वगैरह तो आराम से पढ़ेंगे ना, अभी तो एक ही पोजीशन ना, अभी तो कोई पैरा नहीं है। तो ऑर्थो पे लगना चाहिए, अभी ऑर्थो भी कहाँ है, अभी तो एक ही साथ, अभी तो सब चीजें आइडेंटिकल है ना। जब ऑर्थो पैरा आएगा कब आएगा, जब पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ था। तो ये आगे चल करके आराम से पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें ऑर्थो पे लगाती हैं, कौन सी चीजें मेटा पे लगाती हैं, सब आराम से पढ़ेंगे। वो फिर हाइड्रोकार्बन चार्ट, ठीक है। बेसिक आइडिया बदल गया कि एक पॉजिटिवली चार्ज चीज आई, उसने डबल बॉन्ड लिया और फिर हाइड्रोजन ने अपना सिग्मा बॉन्ड वापस दे करके H प्लस लेके चला गया, डबल बॉन्ड वापस बन गया। तीसरी स्पीशीज थी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो मेरे पास कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे और Cl था, ठीक है। इसमें मैंने साथ में भेजा OH माइनस, ठीक है। तो हम आगे चल करके देखेंगे ये OH माइनस धीमे से पीछे से इधर से आके अटैक करेगा, ठीक है। और कार्बन से कहेगा कि यार तुम ना क्लोरीन वाला बॉन्ड,
क्लोरीन को दो और हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो तुम ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस Cl माइनस, ठीक। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया और उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये 3 तो हो गए सब्स्टिट्यूशन। चेंज करें। अगला नाम एलिमिनेशन का है, किसकी? एडिशन। तो सबसे पहले इसमें, वैसे पिछली बार मैंने फ्री रेडिकल बनाया था, पर किसी कारणवश इस बार पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में बात करता हूं, फिर फ्री रेडिकल, फिर न्यूक्लियोफिलिक। तो फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो मैंने भी एग्जाम्पल ऑलरेडी तुमको पढ़ा रखा है, पर तुमने ध्यान दिया कि नहीं। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था और मैं इसमें HBr ऐड करना चाह रहा था, ठीक है। तो HBr कहा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे डबल बॉन्ड के ऊपर, इसलिए Br माइनस ने कहा हम नहीं जाएंगे। तो ये यहां से H प्लस आया, ठीक है। अब इसके पास 2 चॉइस थी, अगर ये H प्लस इस कार्बन के पास जाके खड़ा होता और ये डबल बॉन्ड यहां आता तो मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता, और अगर इस कार्बन के पास जाता तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। हमने पीछे पढ़ रखा है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन में चूंकि यहां पर एक ऐसे CH प्लस बन करके इधर CH3 और इधर CH3 लगा दूं तो यहां पर 6 CH बॉन्ड है जो हाइपर कॉन्जुगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो ये H प्लस इसी वाले कार्बन के पास जाएगा और फिर अब ये आ ही गया तो पीछे से Br माइनस आके लग जाएगा। तो CH3 CHBr CH3 क्या बन जाएगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। ये HBr का एडिशन है लेकिन एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी डिटेल में पढ़ नहीं रहा हूं। यहां पर HBr जो हम लोग भेजेंगे वो HBr एक्वस भेजेंगे, अभी तो एसिडिक सोल्यूशन H प्लस और Br माइनस में टूटेगा ना, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट तुमको मालूम है HBr एक्चुअली में एक तरह की गैस होती है, ठीक है। तो पानी मिला लेते तब एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। इसी के ऑपोजिट अगर मैं एक्वस सोल्यूशन ना लूं और सेम रिएक्शन कराऊं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए, तो देखो क्या हो रहा है। सेम रिएजेंट लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन इस बार HBr को एक चीज होती है जिसके बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं परऑक्साइड, ठीक है। एग्जैक्ट नाम इसका बेंजोइल परऑक्साइड है, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहता अभी। किसी वजह से ये बेंजोइल परऑक्साइड इस HBr को का H खा जाता है और इसको Br डॉट बना देता है, ठीक है। ये बेंजोइल परऑक्साइड एसेंशियली कहीं से, अभी हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फिनाइल फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है, ठीक है। और ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, जब ये HBr के पास जाता है उसका हाइड्रोजन खा जाता है, तो क्या बना लेगा, एक तो बेंजीन बना लेगा, ठीक है। बेंजीन रिंग के पास एक हाइड्रोजन नहीं था, उसने अपना हाइड्रोजन पूरा कर लिया और बदले में Br डॉट बना लिया, ठीक। अब की बार अटैक करने कौन जाएगा, Br डॉट। पिछली बार कौन गया था, H प्लस। तो सेम रिएजेंट है लेकिन रिएक्शन कंडीशन बदल देने की वजह से अटैकिंग रिएजेंट बदल गया।
ठीक है। अब बी आर डॉट जाएगा तो फिर बी आर डॉट के पास दो ऑप्शन है कि चाहे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में, चाहे तो यहां चला जाए CH2 के पास, चाहे तो CH के पास चला जाए। अगर मान लो इसको ऐसे बटना है, ठीक है, हाँ, तो अगर बी आर डॉट यहां जाता है तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर बी आर डॉट यहां जाता है तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा। अब हमने फ्री रेडिकल के बारे में क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शरी। किताब में इन्होंने बताया नहीं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज होगा, क्योंकि फिर वो क्या होगा, जो CH बॉन्ड है वो आधा टूट जाएगा, एक लोन पेयर दे देगा, ऐसे डॉट बना लेगा। तो CH डॉट यहां पे बनेगा, Br इस कार्बन पे लगेगा, कंपाउंड बनेगा CH3 CH डॉट CH2 Br। और ये जो कंपाउंड है, ये जब एक और HBr को देखेगा तो उससे कहेगा भाई अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो, ठीक है। वैसे जैसे चेन प्रोपोगेशन जैसा, जैसे चेन प्रोपोगेशन था वैसे ही Br डॉट फिर से रीजनरेट हो जाएगा, और यहां पर CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br डॉट बन जाएगा। सर तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी तो? नहीं, इसको फ्री रेडिकल बोलेंगे ना, ठीक है। वैसे तो फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग वो पॉजिटिव चार्ज चीजों के लिए जनरली बोलते हैं, ठीक, हाँ। आगे चल करके जो पीछे वाला रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक, जहां पे H प्लस आके अटैक कर रहा था, उसको हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलते हैं किसी केमिस्ट के नाम पर, और चूंकि यहां पे रिजल्ट उसका उल्टा बनता है इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलते हैं, ठीक। हम लोग अलग अलग चैप्टर फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, मतलब चैप्टर नहीं, चैप्टर के एक रिएक्शन। यहां तो कोई समस्या? तो CH डबल बॉन्ड CH2 पे H प्लस आके अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल, और Br डॉट आके अटैक किया तो फ्री रेडिकल। तीसरी बात क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तीसरा एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए मान लो यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पे H लगा हुआ है, यानी कि एथेनल ले लिया मैंने, पर एथेनल की बजाय ये प्रोपेनोन भी हो सकता था या मेथेनल भी हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसमें कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैंने तुमको पहले पढ़ा रखा था, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मैं जब इसके ऊपर HCN जैसी चीजें अटैक कराता हूं, तमाम रिएक्शन, जब एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें हैं जो इस पे ऐड कर सकती हैं, पर मैं एग्जांपल के रूप में HCN ले रहा हूं। तो HCN में क्या होगा, H प्लस और Cn माइनस होगा। अब की बात कौन अटैक करेगा, CN, जो मैं बता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात कर रहा हूं, तो CN माइनस अटैक करेगा, और कहां अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चीज यहां आके अटैक करेगा, और CH3 CHCN O माइनस बन जाएगा, जिस O माइनस पे ये वाला H प्लस अटैक करके OH बना लेगा, ठीक है। तो CH3 CHOH CN बन जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्योंकि एडिशन हो रहा है C डबल बॉन्ड O पे, कार्बन पे साइनाइड और O पे H लग गया, तो ये एडिशन है, डबल बॉन्ड पे एडिशन हो गया HCN का, और चूंकि अटैकिंग रिएजेंट साइनाइड था इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। हाँ, वो जो है 10th में हमने कुछ पढ़ा था इसी में सर, घी और बटर वाला वनस्पति। शाबाश,
तो जो घी बनाने वाला काम है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ठीक है। उसमें आगे लग जाता है 2H+ आगे उसमें लग जाते थे, तो उसमें H आकर के लगते थे, ठीक है। तो वो रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होता है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। उसमें तुमको प्लेटिनम या निकल जैसा कोई कैटलिस्ट यूज करना होता है, सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो जाता है, पढ़ेंगे, हाई टेम्परेचर, चिंता ना करो, पढ़ेंगे, ठीक है। पर हाँ वो भी एडिशन रिएक्शन। अब अगली बात हो गई एलिमिनेशन। डबल एल होता है, सिंगल एल होता है? सिंगल एल होता है, एलिमिनेशन, ठीक है। तो फिर सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, एथेनॉल जैसी चीज ले ली, ठीक। एथेनॉल को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर वगैरह कुछ होता है पर हम लोग उस चक्कर में भी नहीं पड़ रहे हैं यहां पर। तो इसका H+ आयन आकर के ऑक्सीजन के पास नोन पेयर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जानते हो H2SO4। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसका H+ आयन ले लेगा और ये बना लेगा CH3, जिसको मैं जानबूझ करके CH2H सिंगल बॉन्ड CH2 OH2 प्लस कह देता हूं, ठीक है। हाँ, H+ यहां आकर के लग गया। अब यहां पर धीमे से क्या बात हो जाएगी, ऑक्सीजन कहेगा भैया हमें छोड़ो, बहुत देर तुम्हारा साथ हो गया, हम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, अपना के साथ कार्बन का भी लेके जाएगा। तो कार्बन कहेगा यार मेरा इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो हाइड्रोजन से कहेगा भाई हमको दो। अंत में H+ वापस रीजनरेट हो जाएगा और मुझे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस जो H+ था वो वापस निकल आया, ठीक है। हाँ, H+ घुसा था, H+ वापस निकल आया, तो नेट नेट रिएक्शन क्या हो गया, इथेनॉल गिव्स इथीन प्लस वाटर। अब चूंकि अटैकिंग रिएजेंट क्या है, H+ है, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, ठीक। बता दें, इसी तरीके से यहां पर एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक। इस बार मेरे पास कंपाउंड था CH2 यहां मैंने जानबूझ के H लिखा और यहां पे Cl लिखा, CH3 CH2 Cl था, इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, एक चीज होती है एल्कोहलिक KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एसेंशियली अल्कोहल क्या है, ROH है। तो अल्कोहलिक KOH में कहीं से RO- नाम का एक बेस आ जाता है, ठीक है, एक स्पीशीज आ जाती है RO- जैसी। तो कहती है यार मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो इंडक्टिव, क्योंकि क्लोरीन उधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, मांग ही रहा था, तो एक कंसल्टेड सा स्टेप होता है जिसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये हाइड्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ऑक्सीजन माइनस जो है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो ROH अपना अलग बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाती है, और वो जो Cl माइनस है वो KCl के साथ, मतलब K+ के साथ KCl बना देती
तो चूंकि अटैकिंग रिएजेंट इस बार RO माइनस है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्री रेडिकल एलिमिनेशन हमारी जानकारी में नहीं है और रीअरेंजमेंट के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि एटलीस्ट पता हो क्या चीजें होती हैं। बाकी इनमें बहुत ढेर सारी बातें होंगी। ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें सीखते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को बंद कर दो।